अब ये वस्तुतः तो अपन क्या बता सकते हैं, जो समझ में आता है वो कह सकते हैं, क्योंकि जी इसका ये अपने यहाँ निदान की परंपरा है ना। तो पहले रोग का निदान किया जाता है। निदान ये है कि ये राज्य के द्वारा फैलाया गया है। तो एक तरीका तो ये है कि हम कामना करें कि राज्य में कोई विचारशील लोग आए जो भारत का महत्व समझें, भारत के ज्ञान का महत्व समझें, और शिक्षा को या तो सचमुच भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ें या फ्री कर दें। तो अभी भी आज भी काफी लोग ऐसे मौजूद हैं जो भारत के ज्ञान को भी फैलाना चाहेंगे। तो ना तो ये उसको छूट देते कि भाई हम उसमें ये देखे रहे कि मनमानी नहीं चले, गलत चीज नहीं पढ़ाई जाए, लेकिन एक अनुशासन रहे और शेष लोग स्वयं अपना पढ़ाएं। अथवा शिक्षा में अधिकृत रूप से कायदे से ये जनप्रतिनिधि बने, भारत के प्रतिनिधि बने। अभी तो जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा सचिव हैं, ये तो कुछ अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, पहले सोवियत संघ के प्रतिनिधि होते थे। तो अब उसका उपाय क्या है, या तो फिर ये बौद्धिक रूप से वातावरण ये बनाया जाए कि भाई आप तो भारतीय है ही नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं। तो या तो प्रचंड जनमत होता है, बौद्धिकों का मत होता है, समाज में जागृति होती है। और सरल उपाय तो ये है कि राज्य में ही कोई ऐसा आ जाए, क्योंकि ये राज्य के द्वारा नाश हुआ है। राज्य ने नियंत्रण किया है शिक्षा और संचार माध्यमों का, प्रारंभ में तो उद्योग व्यापार का भी, उसके द्वारा ये सब हुआ है। अभी भी भारत सरकार शिक्षा नीति लाती है। भाई आपके पास कोई शिक्षा के योग्य लोग ही नहीं है, आप क्यों शिक्षा नीति लाते हैं। और ये लंबे लंबे 100 पन्ने की शिक्षा नीति, तो इन सबका कुछ वो कोई वातावरण में बताए कि ये हास्यास्पद चीज है, आप 2 पन्ने की एक शिक्षा नीति बना दो कि हम ये गाइडलाइन होंगी, बाकी लोग अपने ढंग से ज्ञान में चलेंगे। जितना ही बड़ा, जैसे जितना बड़ा संविधान बनाया उतना ही ज्यादा कंट्रोल। अब जितनी बड़ी शिक्षा नीति है वो आप शिक्षा के हर विभाग को अपने ढंग से नियंत्रित करना चाहते हैं, और आपके पास योग्य लोग कोई नहीं है। कोई एक IAS है, कोई एक आपके पहचान का VC है, उसको आपने कह दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाओ। तो ये एक समस्या आ रही है। कई स्तरों पर काम करना होगा जिसमें जितनी प्रतिभा हो। हम लोग व्यक्तिगत रूप से तो यही कर सकते हैं कि इस बात को आगे ले जाएं जिन जिन मंचों पर हो सके, और एक अपने स्थानीय स्तर पर। लेकिन स्थानीय चलेगा नहीं, क्योंकि भारत में वैसा कोई डिवीजन नहीं जैसा माना जाता है। जैसे हमने बताया शास्त्र और योग का, ऐसे ही तथाकथित इलीट और उसका भी वस्तुतः कोई डिवीजन नहीं है। ये जो ऊपर लोग करते हैं वही नीचे लोग करने लगते हैं। तो इसलिए अगर हम अब गांव के स्तर पर कुछ करेंगे तो उसका बहुत परिणाम नहीं होगा। करते रहें स्वधर्म भाव से, पवित्रता के भाव से कि हम ये करें, लेकिन वो तो नकल उनकी करेंगे ना। क्योंकि गांव, अंग्रेजों ने, आप तो सब जानते ही हैं, अंग्रेजों ने पहला आरोप तो यही लगा दिया था, जो हमारा गुण था उसको दोष बता दिया कि भारत के शासक जो हैं अपनी प्रजा की चिंता नहीं करते। उसका अर्थ ये था कि ये पूर्ण हस्तक्षेप नहीं करते, पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकते। तो राज्य जो है लोग के जीवन में पूर्ण नियंत्रण करे, इसको एक आदर्श बता दिया। तो आपकी खेती क्या हो, जब आप खेती तक को नियंत्रित करने लगे कि तुम कौन सी फसल बो कौन नहीं, माने अब आगे जिनको कुछ भी नहीं पता संसार का वो खेती के बारे में बताने लगे। और अविवाहित बच्चियां जो हैं वो परिवार नियोजन के बारे में जाके गांव गांव बताने लगी। ये सब जो तमाशा हुआ है, तो उससे कोई भी गांव तो अछूता नहीं है ना। माने राज्य जो है वो अगर इतना हस्तक्षेप नहीं करता तो भारत में बहुत कुछ बचा रहता। ये तो राज्य के हस्तक्षेप से, राज्य की एजेंसियां, राज्य के कर्मचारी, ग्राम सेवक से लेके परिवार नियोजन के तक के प्रशिक्षण देने वाले, गांव गांव में खेती क्या करो, बच्चे कैसे पैदा करो, खाओ क्या, सब में तो राज्य के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। तो प्रयास करना पड़ेगा कि राजनीतिक स्तर पर भी इस विषय में जागरूकता हो। कई स्तरों पर प्रयास करना पड़ेगा, है ना। एक तो बौद्धिक स्तर पर, हाँ, एक पर एक राजनीतिक। चीज और देखता हूं मैं रामेश्वर जी, वो ये देखता जी। हूं, और मैं गलत भी हो सकता हूं, कि अभी आपने कहा कि जो नकल होती है ना, ऊपर से नीचे नकल होती है, जो ऊपर वाला करता है वो नीचे वाला भी करने लगता है। आई थिंक ये महत्वपूर्ण है। जी। तो हमारे यहाँ जो ये जो रूलिंग क्लास है, या जो अभिजात्य वर्ग है, जो ये एलीट क्लास है, वो मैं जब आजकल देखने लगा कि दूसरी दुनिया में, वो चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, वहां का जो एलीट क्लास है और वहां का जो साधारण है, उसमें उतना फर्क नहीं है। वो अभी भी कनेक्टेड है, भाषा एक बिल्कुल। बोलता है। अगर वो ऊपर वाला टाई कोट पहनता है तो नीचे वाला भी टाई कोट पहन लेता है कभी कभी। जो कपड़ों में, रहन सहन में, लाइफस्टाइल में, खाने के तरीके में, इसमें बहुत सारा सामंजस्य मिलता है एलीट और ऑर्डिनरी के जी। बीच में। उसमें डिग्री का फर्क है, लेकिन वो दो जुदा कैटेगरी अलग नहीं है।
भारत ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मैं देखता हूँ, नेपाल में भी मैं देखता हूँ, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश मुझे दिखाई देता है जिसका एलीट होने की एक क्वालिफिकेशन ये है कि आप अपने साधारण से बिल्कुल विमुख हो जाए। भाषा में, सोचने के तरीके में, डिसीजन लेने के तरीके में, और बाकी लाइफस्टाइल में तो है ही। इसमें मुझे अभी एक खाली अभी लगा है, एक रे ऑफ होप, कि ये जो अभी रूलिंग क्लास आई है ये होना तो चाहती होगी वैसे ही, लेकिन ये है नहीं, ये उस एलिट को नहीं बिलोंग करती है जो एलिट को नेहरू और राजीव गांधी या वाजपेयी जी भी बिलोंग करते थे। उस एलिट से भिन्न है आज का ये जो रूलिंग क्लास है। ये अब पता नहीं इनमें उसकी वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो उसको चाहते हैं, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो दिखता भी है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज ये कनेक्शन दिख रहा है, और इसको क्या एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। ये इनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक है, लेकिन असर्शन भी उसी मात्रा में है ना। राइट, वो इंफीरियरिटी ही असर्ट करने को बाध्य करती है। तो हम लोगों का बौद्धिक स्तर पे ये प्रयास होना चाहिए कि इनको गरिमा मंडित करें, ये जो जैसा इनका है इसका महत्व भी बताएं, क्योंकि अंत में तो शक्ति, सौंदर्य, पवित्रता, इसके प्रति ही मनुष्य आकर्षित होता है। तो अभी उन लोगों ने इन्हीं चीजों को सुंदर बना दिया था, अंग्रेजी ढंग का रहन सहन, यहाँ तक कि अंग्रेजी ढंग का अभिवादन, हाय हाय किस, ये सब है ना, और उसी तरह के खाना पीना। तो अगर हम उसके स्थान पर ये बताएं कि नहीं नहीं वो घटिया है, निकृष्ट है और यही अच्छा है, तो इनका जो असर्शन है वो बढ़ जाएगा। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम बताएं कि नहीं सुंदर ये है, सुंदर यही है जो आप कर रहे हैं, इसी को थोड़ा और अधिक भारतीय बनाइए, वही सुंदर है। शक्ति, सौंदर्य और पवित्रता के जो परंपरागत मानदंड है उनको हाईलाइट करें बौद्धिक स्तर पर, कि सुंदर ये है, वो तिरस्कार के योग्य है, वो अपने समाज से कटना लज्जा का विषय है ना, वो बंदरों की तरह नकल करना है, उसको लाना पड़ेगा। ये इनमें जो भाव आए हैं, अपने मन में हीनता भले हो पर शासन में आ गए हैं ना, उसका तो गौरव है ही है। उस गौरव का थोड़ा पोषण करना पड़ेगा कि नहीं, यही असली चीज है, यही असली चीज। मूल बात देखना चाहिए कि उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रतिष्ठा हो, और फिर दूसरा ये कि जो राज्यकर्ता हैं उनमें जहां तक हो भारतीयता के विषय में थोड़ा ज्ञान हो और उसका गौरव रहे। जैसे मोदी जी में गौरव तो है, बहुत ज्ञान उतना हो या नहीं हो, तो वो करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे चलेगा ये। हम लोग ये भी करते रहे जो आपने कहा है, लेकिन ये अंतहीन है। बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने इस पे काफी बुकलेट्स छाप रखी हैं कि सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं और सूर्यार्घ दान क्यों करते हैं, कर्मकांड आदि पर, वो सब भी फैला सकते हैं, लेकिन ये पत्तियां हैं, ये तना नहीं है और ये बीज भी नहीं है। बीज तो शिक्षा विभाग में है, शिक्षा व्यवस्था में है और राज्य में। आपने अचानक झटके से समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा को काल बाह्य, रिडंडेंट घोषित कर दिया। तो एक तो उसको माने संसार में जो होता है, वो भारत को एक सामान्य राष्ट्र बनाने की ओर जाए। भारत अभी एक अपवाद राष्ट्र बना हुआ है, संसार में कहीं भी अपनी ज्ञान परंपरा के निषेध से शिक्षा का प्रारंभ नहीं होता, कहीं भी। जैसे भी वो हैं, जो मुस्लिम हो गए हैं तो वहां भी वो इस्लाम के निषेध से नहीं शुरू करते, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियनिटी के निषेध से नहीं शुरू करते। भारतवर्ष जो है वो हिंदुत्व के निषेध से शुरू करता है शिक्षा को। तो उसमें लाना पड़ेगा मूल को, और ये सब भी करें। अब अगर बहुत अधिक शक्ति है तो छोटे स्तर पर भी करें, बच्चों के स्तर पर भी करें, कर्मकांडों के स्तर पर भी करें, लेकिन मूल तो ज्ञान का स्रोत और ज्ञान का मूल वो जो है वो जैसे संसार में है। एक तो बेकार का अहंकार छोड़ दें, हम भारतीय, कुछ जितना अहंकार बढ़ा है उतना ही भारतीयता से दूर चले गए हैं। भाई पहले आप एक सामान्य तो बन जाए। आजकल अब जगत गुरु बनने का चला है, जगत गुरु, अरे तुम उनके चेले तो हो नहीं, वो तो तुमको अपना अच्छा चेला भी नहीं मानते, तो आप जगत गुरु कहाँ से बन जाएंगे? तो बेकार का दंभ छोड़कर पहले आप एक सामान्य राष्ट्र बन जाएं, जैसा कि इंग्लैंड है, जैसा फ्रांस है, जैसा जर्मनी है, जैसा यूनाइटेड स्टेट्स है। अपनी परंपरा को, अपनी ज्ञान परंपरा को सबसे पहले सब लोग शिक्षा देते हैं, वो यहाँ नहीं। तो जो मुख्य शिक्षा है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पहली प्राथमिकता खासतौर से ह्यूमैनिटीज में भारतीय विद्याओं की होनी चाहिए। जैसे सोशल साइंस में धर्मशास्त्र पढ़ाइए, क्योंकि वही हमारा समाजशास्त्र।
पॉलिटिकल साइंस जिसे कहते हैं वो उनका 100 साल का है, हमारे पास हजारों साल पुराने राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं, तो पहले वो पढ़ाओ, फिर उसमें जो एक्सपर्ट होना चाहें यूरोपियन थॉट पे उनको वो पढ़ाइए। अभी तो उल्टा चला है। उसी को मैंने सरल शब्दों में कहा कि वृद्ध संवादी शिक्षा है, इसको अगर समझ लें तो हम अपने बच्चों को ह्यूमैनिटीज में, राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में, अर्थशास्त्र में यूरोपियन वृद्धों से बात कराते हैं। हर भारतीय बच्चा यूरोपियन वृद्धों से बात करने के लिए विवश किया जाता है। माने यूरोप के राजनीति शास्त्री ने क्या कहा है, यूरोप के समाज शास्त्री यानी वहां के सयाने हुए ना, तो हमारा बच्चा यूरोपीय सयानों से बात करता है, भारत के सयानों के विषय में कोई बात नहीं करता। कोई पता ही नहीं है उसे कि वाल्मीकि ने क्या लिखा है, वेद व्यास ने क्या लिखा है, शुक्र ने क्या लिखा है, चाणक्य ने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं मालूम। और मालूम भी है तो वो कोई आधुनिक ढंग का, यूरोप में जो अंग्रेजी में किसी ने लिख दिया होगा उसका ट्रांसलेशन, वो तो मूल नहीं है। अब जैसे आजकल चाणक्य पर खूब चला है, अर्थशास्त्र क्या है, तो उनको एक तो इकोनॉमिक्स बना दिया, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र है। भाई चाणक्य के अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स कहाँ है, वो तो राज्य शास्त्र है। फिर उसके टैक्सेशन वगैरह ले लिया। बाबा वहां मूल बात यह है कि शासक अपने मन से कानून बना ही नहीं सकता। चाणक्य के समय में भी यही है कि वो तो वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन के लिए ही सब करना है ना। आपने बेसिक हटा दिया, यानी आप भारत के लोगों की परंपराओं, प्रथाओं और ज्ञान का पोषण करेंगे, ये हटा दिया। उसके बाद आप कुछ भी पाठ्यक्रम रख दो, वो कोई नहीं, मूल पर जाना चाहिए। और बाकी ये सब भी बच्चों के स्तर पर चलते रहे कर्मकांड, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि मन जो है वो तो उच्चतर की ओर आकर्षित होता है। भगवान हमारे यहाँ कहा भी है कि बुद्धि स्वभाव से तत्वोन्मुखी होती है। तो जिसे आप श्रेष्ठ बता देते हैं, जिसे आप श्रेष्ठतर बता देते हैं, उसी तरफ मन जाएगा। अगर बच्चा देख रहा है कि समाज में श्रेष्ठ तो वो लोग हैं जो वैसे करते हैं, यूरोपीय ढंग से रहते हैं या वेस्टर्न ढंग से रहते हैं, या वेस्टर्न और इंडियन का मिला के अजीब सा कचरे ढंग से जो भी कह लीजिए रहते हैं, सो कॉल्ड एलीट, तो वो उनके जैसा होना चाहेगा ना। और जो अभी पवन जी ने कहा था वो भी यही है, ये जो शासक हैं ये बेचारे आते तो देसी बैकग्राउंड से हैं, वर्तमान के जो शासक हैं, लेकिन जब दिल्ली में पहुंचते हैं तो वहाँ के हाई क्लास जो जैसे आपने कहा इलीट से जब इनका इंटरेक्शन होता है तो इनके मन में इंफीरियरिटी आ जाती। क्यों? उनका जो सोफिस्टिकेशन है, वाणी में भी, रहन सहन में भी, कपड़ों में भी, मैनर्स में भी, ये उससे दब जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि अपने विषय में कुछ नहीं पता। इसीलिए मैंने कहा कि शक्ति, सौंदर्य और पवित्रता तीनों के समानांतर अगर आपने नहीं खड़े किए मानदंड, तो वो मनुष्य तो उसी तरफ जाएगा, लगेगा अच्छा ये सुंदर है। तो पता चला कि गांव देहात से आए हैं सांसद महोदय, और फिर उनको श्रीकांत वर्मा का क्या हुआ वो तो उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, मतलब वो लड़की ने कहा रे पैर तलुए गंदे हैं, पर्सनल बात है, नहीं मतलब सोफिस्टिकेशन कहाँ दिखा तो आकर्षित हो गए, अच्छा यही श्रेष्ठ है ना। तो जो दिल्ली में जाकर जो सो कॉल्ड इलीट क्लास है, उसके हाव भाव, रहन सहन, वो इनको सम्मोहित कर लेते हैं, मुग्ध कर लेते हैं, और हीनता आ जाती है। संसार तो वैसे चल रहा है ना, कौन ज्ञान की पिपासा तो बहुत थोड़े लोगों में होती है कि पहले जाने कि ज्ञान क्या है तब चलेंगे। ज्यादातर क्या है, क्या सुंदर है, क्या श्रेष्ठ है, किसकी चमक है। तो आपको वो भी करना पड़ेगा कि आपके लोग चमकदार भी दिखें, आपके लोग शक्तिशाली तो है ही हैं, पावर में आ गए हैं, लेकिन वो अपने आप को शक्तिशाली भी नहीं मानते। अब वैसे तो देखिए मैं इस विषय पे घंटों बोलता रह सकता हूँ, लेकिन अभी आज के विषय के अनुसार एक उदाहरण देता हूँ। भाई मोदी जी को कौन सी गरज थी कि इसको प्रिंस प्रिंस कहते राहुल को? क्या आप में हिंता है? कहाँ के प्रिंस हैं? आप समझते हैं कि राजा मजाक का विषय है? ये तो भारत में नहीं रहा है ना। यानी क्या भारतीय हैं आप राजा को, नेहरू ने तो इसलिए एयर इंडिया का वो उसको राजा को रखा कि उनको राजाओं से चिढ़ थी, तो वेटर जैसा बना दिया एयर इंडिया का प्रतीक। आपको राजाओं से क्यों चिढ़ है? आप उसको प्रिंस क्यों कहते हैं? मोतीलाल नेहरू साधारण किस्म का वकील था, बेचारा गरीब, किसी तरह 2 पीढ़ी में बढ़े हैं, आप उनको राजा राजा क्यों कह रहे हैं? आप में क्या हीनता है? राजकुमार, राजा, क्या चक्कर है? तो ये इसका मतलब कि कहीं संस्कार वही समाजवादी वाले हैं, वो भी कम्युनिस्ट वाले है ना, कि राजाओं का मजाक उड़ाना, धनी लोगों का मजाक उड़ाना। अरे धनियों से तो सभी अभिभूत होते रहते हैं, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप उनको धनी और राजा बता रहे हैं, आप तो उनके प्रति आकर्षित कर रहे हैं लोगों को। जैसे वो आजकल आपका सबसे बड़ा वैसे तो राहुल गांधी मोदी जी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है, तो इसलिए उसका उदाहरण नहीं देता, ऐसी ऐसी बातें करता है कि लोगों को मोदी जी बहुत बड़े लगने लगे लेकिन फिर भी ये नहीं करना चाहिए ना, आपको भारतीय मनोवृत्ति से बोलना चाहिए। तो शक्तिशाली कौन दिखता है?
सौंदर्य किसे माना जाता है, इससे बहुत कुछ मन प्रभावित होता है, अच्छे अच्छों का होता है। वस्तुतः ज्ञान की पिपासा सदा बहुत ही कम लोगों को रहती है, समाज केवल ज्ञान की खोज में कभी नहीं रहा। तो शक्ति, सौंदर्य और पवित्रता, इनके मानदंड अपने खड़े करने होंगे, उसके प्रति लोग आकर्षित होंगे। कोई नहीं पूछेगा कि सूर्य को अर्घ देने का क्या अर्थ है। अगर बड़े लोग सूर्य अर्घ दान देते दिखेंगे तो सब लोग शुरू हो जाएंगे। अरे वो फिल्म में वो करवा चौथ में वो अजीब सा दिखा दिया कि चांद देखना, जिसको देखो वही करवा करने लगे। पहले तो इतना नहीं होता था, वो कर्मकांड का एक बहुत छोटा हिस्सा है। आप देखिए ना, 7 फेरे का इतना चलाया कि जिसको देखो वही कहता है 7 जन्म का साथी। हमारे तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि पति पत्नी 7 जन्म में साथ होते हैं, कहीं लिखा ही नहीं। हो सकता है कि अगले जन्म में आपकी पत्नी आपका पति हो, या भाई हो, या शत्रु हो, शास्त्र तो ये कहते हैं। तो फिल्म से चला दिया ना, यानी सौंदर्य, उसमें आकर्षण पैदा कर दिया। तो ये सब अधिकांश समाज जो है, जिस चीज को आकर्षक बना दिया जाता है, सम्मोहक बना दिया जाता है, उसके पीछे दौड़ता है। तो शक्ति और सौंदर्य और पवित्रता, तीनों के भारतीय प्रतिमान खड़े करने पड़ेंगे।